हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आज हम गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉडर्न एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करेंगे। ओके, तो एक फ़ौरन से रिकॉल कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो बहुत स्मॉल होते हैं, हमें नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके, एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू 4 एराज। डिस्कवरी एरा, ट्रांजिशन एरा, ये 2 एरा हमारे हो गए हैं। आज पढ़ेंगे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉडर्न एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डिस्कवरी एरा में सेल्स डिस्कवर्स हुए थे। ट्रांजिशन एरा में कंट्रोवर्सी हुई थी बायोजेनेसिस एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन में। तो आज गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कवरी एरा में रॉबर्ट हुक, ही वाज द फर्स्ट वन टू सी सेल्स, एंड जो सेल देखा था वो क्या था, नॉट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय लुक। एंड इन्होंने कॉर्क को देख के क्या बोला था कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो कैसे दिखती है, लिटिल रूम और कंपार्टमेंट जैसे दिखती है। ओके, एंड कॉर्क क्या है, ट्री की जो आउटर लेयर होगी, लाइट बट टफ मटेरियल जो प्रोटेक्ट करेगी ट्री को फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। एंड कॉर्क को हम आज जो टेस्ट ट्यूब को स्टॉपर वगैरह करते हैं वो कॉर्क यूज़ किया जाता है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हम ऑब्जर्व करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टर्म दिया था। उस टाइम पे उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं बोला था, एनिमैक्यूल बोला था, जिसको क्या बोला जाता है, लिटिल एनिमल। ओके, एंड ट्रांजिशन एरा आया। ट्रांजिशन एरा में स्पॉन्टेनियस जनरेशन बायोजेनेसिस में कंट्रोवर्सी हुई थी। तो सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी में जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो फ्रांसिस्को रेडाई थे। फ्रांसिस्को रेडाई ने क्या किए थे, 3 कंटेनर्स में डिकेइंग मीट रखे थे, एंड उसमें क्या हो गए, मैगट्स डेवलप हुए बाय इस बायोजेनेसिस से। तो इन्होंने क्या बोला कि बायोजेनेसिस से लाइफ आई है, क्योंकि जो थर्ड स्पॉन्टेनियसली अगर जनरेट होती तो सेकेंड वाले जार में मैगट्स डेवलप होने चाहिए थे, पर डेवलप कहाँ हुए, जो गॉस कवर्ड कंटेनर था वहाँ पे मैगट्स ने अपने, फ्लाइज ने अपने मैगट्स डेवलप किए, है ना। नेक्स्ट जॉन निदम, जो क्या थे, ग्रेटर सपोर्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थे। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, अपना मटन ब्रोथ को हल्का सा उन्होंने हीट किया एंड देन उसको रखा थोड़े टाइम के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, उस पर ग्रो हो गए। तो उन्होंने क्या बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली ग्रो हो रहे हैं उनके मटन ब्रोथ में। लेज़ारोस प्लेंजिन ने वही एक्सपेरिमेंट किया, बस उन्होंने क्या किया, मटन ब्रोथ को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हीट किया, मीन्स 45 to 1 hour के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हुए। और इन्होंने क्या किया था, जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था, जो मिथ था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, उसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया था लेज़ारोस प्लेंजिनी ने। फिर नेक्स्ट स्कूल्स एंड थियोडर सचवान ने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि नहीं, लाइफ किससे आई है, स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड। तो इन्होंने क्या किया कि इन्हें पता चला कि एयर वाज द सोर्स ऑफ माइक्रोब्स। तो एयर को इन्होंने किससे पास किया, स्टेराइल नहीं, हॉट ग्लास ट्यूब से और स्ट्रॉन्ग केमिकल का यूज़ करके। ओके, देन जॉर्ज स्कोडर एंड थियोडर वन डच आए। इन्होंने क्या किया, क्योंकि जब उन्होंने एयर को हॉट ग्लास ट्यूब से पास किया, तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सपोर्टर्स थे, जो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला कि आप तो एयर को एकदम हॉट ग्लास ट्यूब से पास कर रहे हो, है ना। तो जो जॉर्ज स्कोडर एंड थियोडर वन डच आए, इन्होंने क्या किया, एयर को सिंपली स्टेराइल कॉटन वुल से पास किया, उसको एयर को हीट भी नहीं किया। और फिर भी जब थोड़ा टाइम के बाद देखा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हुए, और इन्हीं से ही हमें क्या मिला है, कॉटन प्लग यूज़ करने का, टू प्लग माइक्रोबियल कल्चर्स, इनका आइडिया मिला है। आज हम करेंगे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो 1860 से 1910 तक क्या थी, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थी। ओके, तो सबसे पहले जो है, द गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिगेन विद द वर्क ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कुच, हु हैड बीन ओन देयर रिसर्च सेंटर। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसके वर्क से शुरू हुई, लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट हुक के, एंड उनके क्या थे, ओन रिसर्च सेंटर्स, इंस्टीट्यूट थे। ओके, and the concept of spontaneous generation was finally put to rest by the French chemist Louis Pasteur। और जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो वो किसके थ्रू स्टॉप हो गए, इन लुइस पास्टर के थ्रू, इन एन इंस्पायर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अ गोश नेक फ्लास्क। एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिससे क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की कंट्रोवर्सी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो इन्होंने क्या किया था वो हम इस इमेज के थ्रू समझते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, ब्रोथ लिया 2 फ्लास्क में। एक जो थी वो गॉस नेक फ्लास्क हम बोल सकते हैं, या तो स्वान नेक फ्लास्क भी बोलेंगे, जिसको एस शेप फ्लास्क भी बोला जाता है, क्योंकि वो एस शेप की तरह थी।
और एक था जो हमारा सिंपल फ्लास्क होता है जिसके ऊपर क्या थी, स्ट्रेट फ्लास्क, जिसके ऊपर स्वान नेक रिमूव कर दी गई थी। तो व्हेन ही बॉइल्ड ब्रोथ इन अ फ्लास्क विथ जो जो स्ट्रेट नेक है, जो सिंपल हमारा फ्लास्क है वो, तो एंड लेफ्ट इट एक्सपोज टू एयर, एंड उसको क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। तो एयर उसमें इंटर हुई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुए एयर में, क्योंकि डस्ट था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ब्रोथ में गए, एंड थोड़े टाइम के बाद क्या हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रोथ में ग्रो हुए। ओके, एंड व्हेन ही डिड दिस, और जब ये उन्होंने उनकी कोस्ट नेक फ्लास्क के साथ किया तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो द एस शेप ऑफ दिस फ्लास्क ट्रैप डस्ट पार्टिकल, जो एस शेप है फ्लास्क का, वो क्या कर रहा है, डस्ट पार्टिकल ट्रैप तो कर रहा है एयर से, एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रीचिंग द ब्रोथ, बट उसको क्या कर रहा है, ब्रोथ तक जाने से रोक रहा है। तो मतलब जो एयर डस्ट पार्टिकल थे वो कहाँ हो जा रहे, वो यहाँ पर, यहीं पर रह जा रहे, इसके आगे वो नहीं जाएंगे। ओके, तो इसके आगे नहीं जाएंगे मीन्स कि वो ब्रोथ में नहीं जा रहे। ही कुड अलाउ एयर टू गेट इन टू द फ्लास्क बट नॉट पार्टिकल, उन्होंने क्या किया कि एयर तो अंदर जा रही है बट जो एयर के अंदर पार्टिकल है वो अंदर नहीं जा रहे हैं। And Pasteur proved that it was the organism in the dust that were growing in the broth. And Pasteur ने क्या कर दिया, प्रूव किया कि एयर में ही ऑर्गेनिज्म है जो ब्रोथ में क्या हो रहे, ग्रो हो रहे हैं। ब्रोथ में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ब्रोथ में और एयर में ऑर्गेनिज्म है। एयर में क्या है, जो डस्ट पार्टिकल है वो ऑर्गेनिजम्स को कैरी कर रहे हैं, एंड वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही ऑर्गेनिजम्स ब्रोथ में ग्रो हो रहे। एंड पास्चर इन 1885 फाइनली रिसॉल्व द कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वर्सेस बायोजेनेसिस and prove that microorganisms are not spontaneously generated from inanimate matter. पास्टर ने क्या कर दिया, 1885 में यही कंट्रोवर्सी जो थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बायोजेनेसिस की, इसको क्या कर दिया, हाँ, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बायोजेनेसिस प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड, वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होते, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरेट नहीं होंगे, वो क्या हो गए, फ्रॉम इनएनिमेट मैटर बट अराइज फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट है, उनके थ्रू ये और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डेवलप हुए। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, लुइस पास्टर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी एंड हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी पूछा तो वो कौन है, लुइस पास्टर। एंड यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट में देखा, ही बॉइल्ड ब्रोथ इन अ फ्लास्क एंड लेफ्ट इट एक्सपोज टू एयर, उन्होंने क्या किया, जो सिंपल फ्लास्क था उसमें बॉइल्ड ब्रोथ को बॉइल्ड कर दिया एंड उसको एयर में रखा, तो ही डिड दैट, और क्या हुआ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हुए। और यही जब उन्होंने उनकी स्वान नेक और गोस्ट नेक और एस शेप वाले फ्लास्क में किया तो कुछ भी ग्रो नहीं हुआ। तो Pasteur in 1885 finally resolved the controversy of spontaneous generation versus biogenesis, और 1885 में पास्टर ने क्या कर दिया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बायोजेनेसिस की कंट्रोवर्सी को सॉल्व कर दिया, है ना। एंड प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होते फ्रॉम इनएनिमेट मैटर, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी पड़ा है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाएंगे नहीं, बट अराइज फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसलिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ग्रो होंगे। एंड ही ऑल्सो फाउंड दैट फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट एंड ग्रेन्स रिजल्टिंग इन अल्कोहल वॉज ब्रॉट अबाउट बाय, और इन्होंने आगे को और भी थोड़े बहुत टर्म दिए वो हम देखेंगे, जैसे कि फर्मेंटेशन का एंड पास्चराइजेशन के, ये दो टर्म इन्होंने दिए। तो फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट एंड ग्रेन्स क्या बनाते हैं, रिजल्टिंग इन अल्कोहल, है ना। तो फर्मेंटेशन क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम। एक क्या है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, केमिकल चेंज, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारा है उसके अंदर क्या करेगा, कुछ केमिकल चेंजेस होंगे
एंड थ्रू द एक्शन ऑफ वो केमिकल चेंजेस किसके थ्रू होंगे, जो इंजाइम है उनके थ्रू होंगे। इसीलिए हमारा जो फ्रूट्स एंड ग्रेन्स है वो क्या बनाते हैं, उनके अंदर इंजाइमेटिक चेंजेस होते हैं एंड वो क्या रिजल्ट करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। वॉज ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रोब्स एंड ऑल्सो डिटरमाइन दैट बैक्टीरिया वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ वाइन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एंड क्या बोला कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है अगर वाइन जो हमारी स्पॉइल हो रही है, मतलब वाइन जो खराब हो रही है ना, वो किससे हो रही है, ड्यू फर्मेंटेशन के टाइम पे जब वाइन खराब हो रही है तो वो किससे हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। उसके अंदर क्या हो जा रहा है, बैक्टीरिया ग्रो हो जा रहे हैं। तो इन्होंने फर्मेंटेशन का एक टर्म दिया। नेक्स्ट उन्होंने पास्चराइजेशन का टर्म दिया। तो पास्चर इन 1862 सजेस्टेड दैट कि माइल्ड हीटिंग एट 62.8 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है उसको हीट करना कितने डिग्री सेल्सियस पे, 62.8 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स के लिए, रेदर देन बॉइलिंग। उसको बॉईल करने के बदले हम उसको क्या करेंगे, 62.8 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे फॉर 30 मिनट्स वॉज इनफ टू डिस्ट्रॉय द अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है, हमारे लिए इनफ है कि तो हम डिस्ट्रॉय कर सके जो भी सब्सटेंस में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसको, विदाउट रनिंग द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और ना जो प्रोडक्ट हमारा है ना उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और जो सब्सटेंस उसके अंदर है वो भी क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला कि कोई भी सब्सटेंस को हीट करना 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करना, तो उसको इस प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला, पास्चराइजेशन। एंड पास्चराइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूनाइटेड स्टेट ऑन अ कमर्शियल बेसिस इन 1892। मतलब उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कौन से ईयर में कर दिया था, यूनाइटेड स्टेट में 1892 में ये प्रोसेस को पूरी कमर्शियली बेसिस पे एक्सेप्ट कर दिया था। एंड हिज वर्क लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जर्म थियोरी। And Louis Pasteur is known as the father of modern microbiology और father of bacteriology। इनको father of modern microbiology and father of bacteriology भी बोला जाता है। एंड उनके वर्क ने क्या कर दिया था, जर्म थेरी मीन्स की आइडिया दैट इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द कॉज ऑफ डिजीज। क्या है कि वो आइडिया मिला उन्हें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, डिजीज कॉज करते हैं, इज कॉल्ड द जर्म थियोरी। और ये क्या है, जर्म थियोरी है। ओके, तो आई होप आपको लुइस पास्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्लियर होगा। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी ओनली लुइस पास्चर पे। ओके, देन उसके बाद है जॉन टिंडल 1822-1893। अब जॉन टिंडल ने क्या किया, इन्होंने भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बायोजेनेसिस के ऊपर जो कंट्रोवर्सी थी उसी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई बताने के लिए कि भाई पास्चर जो है वो सही है। ही इज़ एन इंग्लिश फिजिस्ट। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट इन एन एसेप्टिकली डिजाइंड बॉक्स। इन्होंने क्या कर दिया, एसेप्टिकली डिजाइंड बॉक्स में एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव दैट डस्ट इंडीड कैरिड द जर्म। जो डस्ट है मतलब जो एयर है वो क्या कर रही है, एयर में जो डस्ट है वो क्या कर रहे हैं, जर्म्स कैरी कर रहे हैं। एंड एसेप्टिकली मीन्स के फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो क्या पूरा स्टेराइल बॉक्स है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके, तो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इफ नो डस्ट वॉज प्रेजेंट, अगर कोई भी डस्ट प्रेजेंट नहीं है, स्टेराइल ग्रोथ रिमेन फ्री ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो जो हमारा स्टेराइल जिसको हमने बॉईल करके रखा है तो वो स्टेराइल हो गया, स्टेराइल ग्रोथ क्या रहेगा, फ्री रहेगा, वहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी फॉर इनडेफिनाइट पीरियड इवन इफ इट वॉज डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर। अगर हम उसको एयर में खुला भी रखें और एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होंगे। ठीक है, इन्होंने ये बोला if no dust was present, sterile growth remained free of microbial growth for indefinite period even if it was directly exposed to air। हमने sterile growth को अगर एयर में भी खुला रखा तो भी क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होंगे कभी जब एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो। एंड ही डिस्कवर हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर लेटर नोन एज, अभी उसको क्या जाना जाता है, एंडोस्पोर्स। उस टाइम पे उन्होंने एंडोस्पोर्स को डिस्कवर किया था इन द इन्फ्यूजन ऑफ है प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग और इंटरमिटेंट
प्रोलॉन्ज, इनने एक और एक टर्म दिया था टिंडलाइजेशन। तो टिंडलाइजेशन मतलब क्या है कि प्रोलॉन्ज्ड बॉइलिंग और इंटरमिटेंट हीटिंग वाज नेसेसरी टू किल दीज स्पोर्स। मतलब जैसे पास्टर ने पास्चराइजेशन दिया कि अगर कोई सब्सटेंस हमारे जो हमारा कोई अगर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे सब्सटेंस में, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें माइल्ड हीटिंग करनी चाहिए इतने टेम्परेचर पे 62.8 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स के लिए। तो वैसे ही टिंडल ने क्या बोला कि थोड़ी सी हीटिंग है ना, इंटरमिटेंट हीटिंग थोड़ा थोड़ा करो, फिर थोड़ा देर रुक के फिर थोड़ा वापस हीटिंग करना वॉज नेसेसरी टू किल जो एंडोस्पोर्स है, ये क्या होते हैं और छोटे होते हैं एंडोस्पोर्स है, इनको टू मेक द इन्फ्यूजन कम्प्लीटली स्टेराइल। जो भी हमारा ब्रोथ है, जो भी हमारा लिक्विड, जो भी हमारा सब्सटेंस है, उसको क्या करना है, स्टेराइल करने के लिए प्रोलॉन्ज्ड हीटिंग नेसेसरी है टू किल दिस स्पोर्स, एंडोस्पोर्स है ना। और ये प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला, टिंडलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टिंडलाइजेशन। मतलब कि प्रोलॉन्ज्ड बॉइलिंग करना या इंटरमिटेंट हीटिंग was necessary to kill the to kill spores, ठीक है, जो प्रेजेंट है इन टू प्रेजेंट है सब्सटेंस में, टू मेक द इन्फ्यूजन कंप्लीटली स्टेराइल एंड द प्रोसेस नोन एज टिंडलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे आए रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच वर्किंग ऑन फाइंडिंग द कॉज ऑफ सम वेरी नेस्टी एनिमल डिजीज। ये किस पे वर्क कर रहे थे कि बहुत सारे मतलब एनिमल डिजीज वर्क किस पे कर रहे थे कि जैसे कि फर्स्ट एंथ्रैक्स एंड देन ट्यूबरक्लोसिस, जो डिजीज हो रही थी वो किससे हो रही है, वो डिजीज कैसे हो रही है, तो उसके ऊपर वो क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। एंड ही गेव द फर्स्ट डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीज। और इन्होंने क्या दिया कि डिजीज किससे हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है। और ये इन्होंने फर्स्ट थे जिन्होंने बताया कि डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दिया कि रोल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। He was a German physician who first of all isolated anthrax bacillus in 1876. He perfected that technique of isolating bacteria in pure culture. इन्होंने क्या किया, ये ये क्या थे, जर्मन फिजिशियन थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट जे थे जिन्होंने एंथ्रैक्स बैसिलस जो है ना, उसको क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया था इन प्योर कल्चर में। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया। आज जो हम सॉलिड कल्चर मीडियाज हम आगे स्टडी करेंगे, कल्चर मीडिया, लिक्विड मीडिया, ओके, सेमी सॉलिड मीडिया, ये सारे मीडियाज हम स्टडी करेंगे। तो ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया। सॉलिड कल्चर मीडिया का इन्होंने यूज बताया था इन 1881 बाय यूजिंग जिलेटिन एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। एंड क्या यूज किया था, सॉलिड मीन्स कि वो क्या होगा, सॉलिड मीन्स कि वो क्या होगा, मूव नहीं करेगा एक ही जगह पे। जो चीज़ हमने अगर कुछ डाल दिया वो क्या दिया, सॉलिड, हिलेंगी नहीं वो, है ना, तो सॉलिड मीडिया था। तो बाय यूजिंग जिलेटिन एज सॉलिडिफाइंग एजेंट, उन्होंने उस टाइम पे क्या यूज़ किया था, जिलेटिन यूज़ किया था एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। ओके, एंड इन 1882 ही डिस्कवर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्होंने 1882 में डिस्कवर किया था। ही प्रपोज्ड कोच पोस्टुलेट विच वर पब्लिश्ड इन 1884। इन्होंने कोच पोस्टुलेट भी प्रपोज किए जो कब पब्लिश हुए, 1884 में। एंड द कॉर्नर ऑफ स्टोम ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड आर स्टिल इन यूज टूडे। एंड ये सब क्या है, आज भी यूज की जाती है टू प्रूव द इटियोलॉजी ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज को प्रूव करने के लिए। तो कोच पोस्टुलेट्स क्या आते हैं, हम देखते हैं अभी। फर्स्ट क्या था उनका पोस्टुलेट, द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द डिजीज कैन बी फाउंड इन सिक इंडिविजुअल। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा है तो वो किसमें हमें फाउंड होगा, जो सिक इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, बीमार पर्सन है, उसमें हमें मिलेगा, बट नॉट इन हेल्दी वन। जो हेल्दी है उसमें नहीं मिलेगा, वो किसमें मिलेगा, जो सिक है, बीमार है, उसमें हमें वो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोला कि द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। वो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं एंड उनको प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। जैसे आज हम डिफरेंट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, वैसे उन्होंने बोला कि वो ऑर्गेनिजम्स को हम आइसोलेट करके उनको प्योर कल्चर में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म, थर्ड पोस्टुलेट क्या था, द ऑर्गेनिज्म मस्ट कॉज द डिजीज व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी एनिमल। अगर वो ऑर्गेनिज्म कोई हेल्दी
हेल्दी एनिमल में चला गया तो वो डिजीज कॉज करेगा। वो अगर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, हेल्दी इंडिविजुअल में चला गया तो वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेगा और वो किस में फाउंड होगा, सिक इंडिविजुअल में, नॉट इन हेल्दी वन। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, ऑर्गेनिजम्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं एंड उनको ग्रो कर सकते हैं इन प्योर कल्चर। देन थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि ऑर्गेनिज्म अगर इंट्रोड्यूस्ड हुआ इन हेल्दी इंडिविजुअल से तो वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। एंड फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल एंड शोन टू बी द सेम एज द ऑर्गेनिज्म दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अगर किसी को डिजीज हुई तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। एंड वो कैसे हो जाएगा, शोन टू बी द सेम एज द ऑर्गेनिज्म दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और वो जैसे मतलब नॉर्मल थे वैसे हो जाएंगे। ऑर्गेनिज्म दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड जो हमें मिले थे वो हो जाएंगे। एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मैनी साइंटिस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच स्टेबलाइज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। मीन्स वही कि द आइडिया दैट इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो आइडिया जो क्या है कि इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते इसलिए उनको इनविजिबल बोल दिया। तो इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द कॉज ऑफ डिजीज, जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, इज कॉल्ड एज जर्म थियरी। एंड दिस वॉज अनदर ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ पास्चर टू माइक्रोबायोलॉजी। अब उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने और सारी डेवलपमेंट्स की, जैसे कि क्या है, फैन एलिशमिस हेस, ठीक है, 1850 टू 1934, 1910 तक आपकी क्या थी, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थी। ओके, तो जो फैन एलिशमिस हेस जो थे ये क्या थे, कोच के असिस्टेंट थे। कोच असिस्टेंट फर्स्ट प्रपोज द यूज ऑफ अगार इन कल्चर मीडिया। यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया, अगार यूज किया इन कल्चर मीडिया। हम आज अगार को यूज करते हैं टू सॉलिडिफाई द कल्चर, ठीक है। एंड रॉबर्ट गुज ने भी क्या किया था, सॉलिड कल्चर मीडिया के लिए क्या यूज किया था, जिलेटिन यूज किया था। उस टाइम पे उन्होंने जिलेटिन यूज किया एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। एंड उनके जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या यूज किया, किसका यूज बताया, अगार का, ठीक है, अगार को यूज किया था एज ए कल्चर मीडिया टू सॉलिडिफाई द कल्चर। आज हम यूज करते हैं, हम लिक्विड कल्चर बनाते हैं, अगर उसको हमें सॉलिडिफाई करना है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, अगार यूज करते हैं फॉर सॉलिडिफाई द मीडिया, है ना। देन नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो रिचार्ड पेट्री थे। रिचार्ड पेट्री ने क्या किया था, ये भी क्या थे, एक कोच के असिस्टेंट ही थे। कोच अनदर असिस्टेंट रिचार्ड पेट्री। इन 1887 ही डेवलप द पेट्री डिश, और जो पेट्री प्लेट, जो आज हम पेट्री प्लेट यूज करते हैं कल्चर मीडिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, जो पेट्री प्लेट यूज होती है, यूज फॉर सॉलिड कल्चर मीडिया हम उसमें कल्चर्स बनाते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। तो उसका डेवलपमेंट किसने किया था, रिचार्ड पेट्री ने। ओके, फिर आगे हम जाएंगे तो नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। इन्होंने क्या किया था, ही इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी एंड ही प्रूव दैट वुंड इन्फेक्शन वर ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। मीन्स की जो हम केमिकल्स का यूज़ करके, है ना, केमिकल्स का यूज़ करके जो जर्म है उसको किल कर दे, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के इनको फादर बोला जाता है। एंड ही प्रूव दैट वुंड इन्फेक्शन, जो उस टाइम पे वुंड इन्फेक्शन हो रहा था, मतलब कुछ इंजरी हो जाती है लिविंग टिश्यू पे हमारे, जिससे क्या हो जाता है, बाय एक्सीडेंटली कुछ कट जाए, ओके, एंड स्किन के ऊपर हमारा कुछ कट जाता है तो जो फिर उसके ऊपर क्या होंगे, उस टाइम पे इतनी सारी जैसे आज हमें सारी फैसिलिटीज़ है, उस टाइम पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो उसको ओपन रखेंगे तो ऑफ कोर्स स्किन अंदर स्किन पे क्या होगा, सारे डस्ट, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स वो हमारे स्किन पे जाएंगे, तो उससे क्या हो रहा था, वुंड इन्फेक्शन हो रहे थे। तो वुंड इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहे हैं। ये लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने दिया था। एंड ही डेवलप अ मेथड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ऑपरेशन थिएटर। इन्होंने क्या किया, एक मेथड डेवलप किया था जिससे उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन थिएटर में, जो ऑपरेशन थिएटर में क्या हो रहा था
कि लोगों की डेथ हो जा रही थी। तो जो ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मेथड डेवलप किया बाय स्प्रेइंग अ फाइन मिस्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड। मतलब फाइन मिस्ट जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, छोटे छोटे स्प्रे की बॉटल आती है, तो वैसे उन्होंने एयर में क्या स्प्रे किया, कार्बोलिक एसिड स्प्रे किया, जिससे क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए, वहाँ पे अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, इनटू द एयर एंड प्रोड्यूस एंटीसेप्टिक इन्वायरमेंट। और वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट बनाया, एंटीसेप्टिक इन्वायरमेंट, मीन्स कि वहाँ पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है अभी। ओके तो ये लॉर्ड जोसेफ लिस्टर का कंट्रीब्यूशन था, जिनको एंटीसेप्टिक सर्जरी भी बोला जाता है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर है फर्स्ट टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर कौन थे, इंग्लिश फिजिशियन थे, वॉज द फर्स्ट टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, जो किससे हो रही थी, कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस से स्प्रेड हो रही थी। वेरियोला वायरस के थ्रू क्या हो रहा था, काउ स्मॉल पॉक्स डिजीज हो रही थी। एंड ये कैसी होती है, पर्सन टू पर्सन क्या होंगी, स्प्रेड हो रही थी, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही थी। एंड इन्होंने ही क्या दिया था, वैक्सीनेशन का टर्म दिया था, है ना। ऑन May 14, 1796 ही प्रूव दैट इनोक्यूलेटिंग पीपल विथ पस फ्रॉम काउ पॉक्स लेजन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। इवेंचुअली दिस प्रोसेस वॉज नोन एज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्यों, क्योंकि लेटिन वर्ड जो है वैका विच मीन्स काव होता है। दस द यूज ऑफ काव पॉक्स वायरस टू प्रोटेक्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज इन ह्यूमन बिकेम पॉपुलर। तो काव पॉक्स वायरस का यूज करके उन्होंने क्या बनाया था, एक वैक्सीन बनाई थी, जो क्या थी, स्मॉल पॉक्स डिजीज को क्या कर रही थी, प्रोटेक्ट हो रहा, स्मॉल पॉक्स डिजीज से इंसान क्या हो रहा था, प्रोटेक्ट हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने जो वैका मीन्स, वैका क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स मतलब क्या होता है, काव होता है, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन टर्म दिया था, क्योंकि काव पॉक्स वायरस से क्या हो रही थी, प्रोटेक्ट हो रही थी स्मॉल पॉक्स डिजीज इन ह्यूमंस में। नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही डिस्कवर द पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। इन्होंने क्या दिया, पेनिसिलिन दी, मेडिसिन है पेनिसिलिन एक, तो जो क्या करती है, हेल्प करती है टू किल द जर्म, है ना। तो पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन इन्होंने डिस्कवर की थी फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम दैट डिस्ट्रॉय सेवरल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उनको क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। तो ये इन्होंने पेनिसिलिन मेडिसिन डिस्कवर की थी। पॉल एरलिक 1854 to 1915 में, इन 1904 found that the trypan red was active against the trypanosome that caused African sleeping sickness and could be used therapeutically। तो इन्होंने क्या किया था, इन 1904 में इन्होंने फाउंड किया कि जो डाई है, ट्रिपेन रेड डाई जो है वो क्या है, एक्टिव है, किसके अगेंस्ट, ट्रिपैनोसोम जो डिजीज हो रही थी, ट्रिपैनोसोम डिजीज हो रही थी। ये क्या है, पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स है ये, जो क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड ऑफ वेरियस ब्लड में जाते हैं, जो हमारे किस में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। और ये जो डिजीज ये किससे हो रही थी, एक फ्लाई से हो रही थी, जो सीसी फ्लाई है, जो इंसेक्ट है, उससे ये डिजीज ट्रांसमिट हो रही थी। अगर वो मतलब कभी हमारे स्किन पे वो फ्लाई आके काट गई तो उससे क्या हो रही थी, हमारे ब्लड में क्या हो रहे थे, प्रोटोजुअन्स, जो पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन है वो डेवलप हो रहे थे हमारे बॉडी में उस टाइम पे, एंड ट्रिपैनोसोम डिजीज कॉज कर रहे थे। अब उन्हें पता चला कि जो ये एक डाई है, हम डाई का यूज़ करके भी हमारे अपने आप को, हमारी जो डिजीज़ है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, डाई का, ट्रिपेन रेड डाई का यूज़ किया था, जो क्या थी, एक्टिव थी अगेंस्ट ट्रिपैनोसोम डिजीज से। और जिससे क्या होती है, अगर वो फ्लाई काट ले, ठीक है,
तो क्या होगा, इंसान को ऐसे लगता है, ह्यूमंस दे फील दैट दे वांट टू स्लीप, उनको क्या करना है, सोना है, एंड वो सोते थे एंड उनकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती थी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एंड कुड बी यूज थेराप्यूटिकली। इसको इसलिए क्या बोला जाता है, स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है, क्योंकि अगर वो फ्लाई आके काट ली तो ऐसे ह्यूमंस को लगता है कि दे वांट टू स्लीप, उन्हें सोना है, एंड वो सोते थे एंड उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। एंड दिस डाई विथ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी वॉज रिफर्ड टू एज मैजिक बुलेट। और ये जो डाई था जिसमें क्या थी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी थी, उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला कि मैजिक बुलेट है, तो ये क्या है, मैजिक बुलेट के जैसे काम करती है। डिस्कवर द ड्रग सेल्वासन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफाइलिस कॉज्ड बाय ट्रोपेनेमा पैलाडियम। और इन्होंने क्या कर दिया, एक ड्रग भी डिस्कवर किया था जिसका नाम क्या है, सेल्वासन। किसके ट्रीटमेंट के लिए, सिफिलिस। सिफिलिस जो किससे हो रही थी, ट्रोपेनेमा पैलाडियम। सिफिलिस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सिफिलिस क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंड जो किससे हो रही थी, ट्रोपेनेमा पैलाडियम से हो रही थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी इन द 20th सेंचुरी। तो लेट 19th सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज टूल। उनको टूल्स की तरह यूज किया जा रहा था टू स्टडी वेरियस प्रोसेसेस। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को स्टडी करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा था, तो उनको एक टूल्स की तरह यूज़ किया जा रहा था, है ना। एंड बिकॉज दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पान, क्योंकि उनके पास क्या होती है, शॉर्ट लाइफ स्पान है। एंड दे प्रोवाइड ऑथेंटिक मॉडल टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज एज टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मीन्स के रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कैसे यूज़ किया जाता है, एक टूल्स की तरह यूज़ किया जाता है। और 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इस तरह से उसको स्टडी किया जा रहा था, एंड बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई थी। तो माइक्रोबायोलॉजी करके टर्म जो है वो क्या हो रहा था, अच्छे से शो हो रहा था, जिसके बारे में हमें बैक्टीरियाज मालूम हो गए थे, वायरसेस और प्रोटोजोआ सबके बारे में स्टडी हो गई थी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।